स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते। गोपाल दास नीरज, गोपाल दास सक्सेना, 4 जनवरी 1925, 19 जुलाई 2018। उनकी याद में 4 जनवरी 2025 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए गोपाल दास नीरज के कुछ ऐसे किस्से जो रेडियो, टीवी या पेपर में आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे। आजकल तो बड़ा मशहूर है डॉक्टर गूगल में नहीं पढ़े होंगे। मेरे साथ सौभाग्य कुक स्पीक्स का राजेश बादल जी बैठे हुए हैं, जिनका नीरज जी के साथ 30 से लेकर 35 साल का एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा। और इनके साथ ही मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा दर्शकों को जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। आपने कीमती वक्त निकाला बादल जी, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मैंने जिक्र किया, गोपाल दास नीरज जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 4 जनवरी 2025 को। तो कहां से शुरुआत करें गोपाल दास नीरज? देखिए, भारतीय साहित्य और रचना संसार की अगर हम बात करते हैं तो नीरज जैसे जो विलक्षण शख्सियत है वो बार बार तो पैदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका आप कहीं से भी उन पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। कहीं से भी सिलसिले की शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी दौर के इतिहास से उनको जोड़कर बातचीत की शुरुआत कर। चलिए, आपका तो उनका रिश्ता बड़ा पुराना है। मैं आपको रिसेंटली से शुरुआत करता हूँ, वर्ष 2016 से शुरुआत करता हूँ। 2016 में एक बहुत ही मशहूर फिल्म फेस्टिवल हुआ था भोपाल में और गोपाल दास नीरज जी आए थे। बुढ़ापे में राम सिंह उनके बड़े एक सहयोगी हो गए थे, जो बेचारे साथ चलते थे। तो जेनवा में ये था बादल जी, तो गोपाल दास नीरज जी उस वक्त थोड़े इंडिस्पोज थे, थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। तो गुलजार साहब तशरीफ लाए थे और मैं एक मॉडरेट कर रहा था सेशन प्रकाश झा का। तो गुलजार जी जैसे ही जेनवा में उतरे, सबसे पहली चीज जब उनको पता चला नीरज आए हैं, तो कहीं नहीं जाके उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं नीरज जी के कमरे में जाना चाहता हूँ। पहली चीज वो गए नीरज जी के कमरे में, उनके पांव छुए, उनसे कम से कम 15 मिनट वार्तालाप करी, फिर अपने शेड्यूल के लिए वो आ गए। ये उनकी इज्जत देखिए आप नीरज के प्रति कितनी थी। देखिए, नीरज है ही ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व। जैसे मैंने कहा, गुलजार जब कुछ नहीं थे तब नीरज शिखर पर थे। बिल्कुल, नीरज जी शिखर में ही रहे। और दिलचस्प बात यह है जी कि जब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कविता को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, तब से वो जीवन की आखिरी सांस तक शिखर पर ही, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ रहे। तो लगातार 80 साल तक एक अपना रचना संसार क्रिएट करना बहुत आसान काम है नहीं। कुछ जैसे कि मैंने कहा किस्से कहे अनसुने किस्से आपके साथ शेयर करूंगा। 2016 से 2018 पे मैं आपको जल्दी ले जाके खत्म करूंगा, फिर आपसे ज्यादा बढ़िया किस्से सुनूंगा। तो जब ये शाम का वक्त हुआ तो राम सिंह जी ने मुझे फोन किया कि नीरज जी आपसे मिलना चाहते हैं। ये मेरी नीरज जी से 4थी या 5वीं मुलाकात थी, पहचानते थे। तो मुझसे अभी भी मुझे याद है, और मुझे रिकॉर्ड के बोलने में जरा भी शर्म नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल शराब नहीं खाते थे, बहुत ही ओपन दिल के थे, बहुत निडर आदमी थे। कहले यार ड्रिंक पीऊंगा तो एक ही पीता हूं मैं कुकरेजा। मैंने कहा बताइए सर कौन सी पीते हैं? तो कहले यार मैं 100 पाइप 12 साल। बिल्कुल सर, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। और यार जा रहे हो कुकरेजा? मैंने कहा सर जाना तो पड़ेगा लेने के लिए। कहले यार बीड़ी ले आना 501 गणेश। देखिए कितने पक्के इरादे के थे। मैं उनके लिए लेके गया, उनका कार्यक्रम हुआ जेनवा में। पैक्ट हाउस था, पैक्ट मतलब पैक्ट। जो 20 मिनट का शेड्यूल था वो करीब 40 मिनट चला या 60 मिनट चला। वहां से उठे, उनको मेरे को बुलाया, कहले कुकरेजा चलो टाइम हो गया। लेके तो नहीं आया था, मैं कहा मैं आ रहा हूँ सब चलिए। और हम लोग गए, बादल जी पीछे पीछे। तो भोपाल के बहुत ही बड़े उद्योगपति, बहुत ही बड़े उद्योग, वो मुझसे कहले यार कुकरेजा मेरी मुलाकात करा दो। मैं कहा आइए सर बिल्कुल आइए। तो हम लोग गए नीरज जी के रूम पे। राम सिंह जी थे, नीरज थे। तो सबसे पहले तो बैठे, कहले सबसे पहले ढक्कन खोल। तो मैंने कहा सर वो उद्योगपति, कहले जो भी हो इनको भी पीनी पड़े। वो उद्योगपति 100 पाइपर से ऊपर के शिखर वाले थे, मुझे मालूम। उन्होंने भी पी।
उन्होंने बीड़ी जलाई, मुझे भी बीड़ी पिलाई। मैंने कहा सर अच्छा, मैंने कहना जो पीती हो पीनी पड़ेगी तुम्हारा। उन्होंने उनको ऑफर किया बादल जी कि मेरे घर पे आप या मेरे फार्म हाउस पे कल आप आ जाइए। कहले मैंने कल कमिटमेंट किया है अपने एक दोस्त के घर पे खाना खाने के लिए, मैं परसों सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे सामने उन्होंने पैसे की गिनती शुरू करी, मैं बताऊंगा नहीं कहां तक चलेगा। कहले आपको जितने पैसे रखने टेबल पे रख दीजिए, मेरा कमिटमेंट मेरे दोस्त का है, मैं वहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। और दूसरे दिन चूंकि वो अपने दोस्त मित्र के यहाँ गए थे बादल जी, हमने शाम को जितना वो सेवन किया बोतल से, बाकायदा ढक्कन लगा के मुझसे कहा कुकरेजा जी थैंक यू वेरी मच, अगली बार जब मुलाकात करेंगे फिर इसको खोल। व्यक्तित्व ऐसा था। बिल्कुल, मैं तो देखिए कह सकता हूं कि मैं उनके संपर्क में आया था 1974 में। मैं अपने कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी था। कौन सा कॉलेज था? महाराजा कॉलेज था ये छतरपुर का जी। अच्छा। तो हमने उनको, उस जमाने में कवि सम्मेलन बड़े स्तरीय होते थे और रात भर चलते थे, तो हमने अपने महाराजा कॉलेज की तरफ से, आज का तो छात्र कवि सम्मेलनों में पसंद ही नहीं करता, लेकिन वो एक दौर था जब शानदार जानदार रचनाकारों को, कवियों को सुनने के लिए हमारे युवा जो है रात रात भर इंतजार करते थे। तो नीरज को हमने उस अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो सांस न वो सोच न वो गाने रहे, साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो जाम न वो मैं न वो पैना। कवि सम्मेलन में बुलाया था छात्र संघ की ओर से, मैं सांस्कृतिक सचिव था, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। और जब उसके बाद तो फिर कुछ ऐसे ही हुआ, रिश्ता बन गया। रिश्ता ऐसा बना कि आप देखिए कि मैं 74 की बात कर रहा हूं और वो रिश्ता जो बना है वो उनके आखिरी दिन तक रहा। 2018 उन पर मेरी एक किताब है, मैंने एक फिल्म बनाई है। वो फिल्म के बारे में बताइए साहब, कितनी बड़ी चीज है बादल जी, वो फिल्म का नाम क्या है? पार्लियामेंट के राज्यसभा टीवी को मैंने शुरू किया जी, था। जी, जी। मैं उसका फाउंडर एडिटर था जी। तो उस समय हम लोगों ने ये देखा कि नई जनरेशन जो आई है वो पढ़ती कम है जी, या स्तरीय साहित्य में दिलचस्पी कम लेती है। अब इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तो अब उसके पास वक्त नहीं है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो अब ये नई जनरेशन को अगर अपने इन पूर्वजों के बारे में बताया जाए, कैसे बताया जाए, पढ़ेगी नहीं ये, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम फिल्में बनाएंगे इन पर। क्या बात है सर। तो मैं आपको कह सकता हूं कि भारत में बायोपिक बनाने वाला टेलीविजन पर मैं अकेला। क्या बात, क्या बात। और लगभग 100 बायोपिक मैंने। आपको कोई एतराज तो नहीं नीरज जी की कुछ क्लिपिंग्स हम अपने दर्शकों को दिखाएं? क्यों नहीं, मेरी फिल्म है, आप चाहें तो उस फिल्म से इस्तेमाल कर सकते। बहुत बढ़िया। चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाँव। तो वहां से मैं संपर्क में आया। कोई एक मजेदार किस्सा उनके साथ? उनके, देखिए मैं आपको बताऊं मनोज जी, हम जिन लोगों को बहुत ही शिखर पर देखते हैं, हम जिनको अपने दिलों में बसा के रखते हैं, अगर कभी आप उनकी जिंदगी में झांकें तो सिवाय तकलीफ, दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा, अवसाद के कुछ नहीं मिलता। हर विलक्षण शख्सियत का बचपन बहुत तकलीफ ज़दा रहा है। नीरज साहब से जब मेरी एक दिन मैंने यूं ही चर्चा छेड़ी के, जब मैं फिल्म बना रहा था तब की बात है, तो मैंने कहा कि पिताजी की फोटो दीजिए। बोले राजेश बाबू, मुझे राजेश बाबू कहते। जी जी। बोले राजेश बाबू, ये मेरा अफसोस है कि मेरे पिता की कोई छवि आज मेरे दिमाग में नहीं है। आप तस्वीर की क्या बात, क्या बात। ऐसा क्यों? लेकिन मैं हिल गया कि कई बार कुछ चीजें हमारे जहन में जब पुरानी हो जाती हैं तो वो उनकी जो छवि है वो धुंधली हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं जब 7 या 8 साल का था, मैंने उस उम्र में अपने पिता को खो दिया। तो बहुत एक उस समय की एक तस्वीर दिमाग में बसी हुई थी। कोई फोटोग्राफ, कोई कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो बोले कि आज करीब करीब 80-85 साल हो रहे हैं और मैं उस तस्वीर को अब याद करना चाहता हूं, तो वो तस्वीर धुंधली हो गई है। ये मेरी तकलीफ आप समझिए। और तस्वीर क्यों नहीं थी,
माँ की तस्वीर थी। इसलिए तस्वीर नहीं थी कि उस समय 1 महीने का उनका घर का जो खर्च था उसमें तस्वीर निकलती थी, इतना महंगा शौक था। अरे बाप रे। तो उन्होंने कहा कि राजेश बाबू घर का खर्च चलाते कि हम तस्वीर निकलवाते। ये सोच के मेरे पिता ने कभी तस्वीर नहीं बताइए और इस तरह ये बड़े ही जल्दी उनको जिंदगी के उन कड़वी सच्चाइयों से दो चार होना पड़ा, जिससे हम लोग मतलब अगर सुने तो मैं एक उदाहरण आपको जी जरूर कि जब पिता की डेथ हो गई, पिता नहीं रहे, तो माँ पर सारा बोझ आ पड़ा घर चलाने का। तो इनके फूफा जी जो थे वो 3 या 4 या 5 रुपए कुछ भेजते थे मनी ऑर्डर से जी, ताकि ये बच्चे और ये परिवार पल जाए। तो ये इतने में तो नहीं पलता था उस समय, लेकिन सस्ते का जमाना था। हाँ, ये था कि दाल रोटी निकल जाती थी। अब इन्हें पढ़ने का शौक था, तो ये क्या करते थे कि 2-2.5 रुपए खुद कमाते थे। और कमाने का जरिया क्या था? तांगा चलाया उन्होंने। अरे बाप रे। हमने देखा है कि आप जब जैसे बेतवा या नर्मदा नदी के आसपास जो नदियां पुल पे जब जाते हैं तो महिलाएं या हमारे अंदर का जो एक धार्मिक भाव है वो जेब में से कुछ सिक्के नदी में हम डाल देते। जी बिल्कुल। तो ये वहां खड़े रहते थे और जैसे ही यात्री मुसाफिर पुल से गुजरते थे और सिक्के फेंकते थे तो ये डाइव लगा के गोताखोरी करके और नदी की तलहटी से वो सिक्के बटोर के लाते थे और वो घर का खर्च चलता था। आप सोचिए कि कितना अद्भुत और कितना तकलीफ देह संघर्ष। उनका इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा अंत तक कभी इस चीज को रियलाइज नहीं कराया या महसूस नहीं कराया कि अंदर इतना दर्द भरा हुआ था। मैंने कहा ना आपको कि इन लोगों आप किसी भी शख्सियत पर नीरज जी ने फिर नीरज को ले लीजिए, प्रदीप को ले लीजिए, साहिर लुधियानवी को ले लीजिए, शैलेंद्र को ले लीजिए, रेणु को ले लीजिए, दिनकर को ले लीजिए, रस्किन बॉन्ड को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सबका बचपन टूटा और बिखरा हुआ है। हो सकता है तभी इतने अच्छे लेखक बने। यही है दर्द, जो दर्द, संवेदनाएं और अभिव्यक्तियों का जन्म कहां से होता है? हमारे अपने हालात से होता है। वही आपको याद होगा गुरुदत्त की एक फिल्म में साहिर साहब ने लिखा था, हम गमज़दा हैं लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से। बिल्कुल। तो ये वही है जो हम महसूस करते हैं, हमारे आसपास जो होता है वही नीरज व्यक्त कर रहे हैं। नीरज जी के भी उसमें कुछ कविताओं में कुछ बड़ा अच्छा, जैसे वो मैं एग्जैक्टली आप जितना अच्छा आपको याद है कि वो सामान जितना कम रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। अब इसमें देखिए कितना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। ये बात वहां की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 2 लाइनों में, इतनी आसान लाइनों में उसकी जो जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। और फिर गठरी की जो लाइन इसके बाद वाली है जी, वो भी क्या खूबसूरत लिखी है। और फिर सबसे अच्छी जो इनका जो गीत है जो नीरज जी को बिल्कुल टॉप पे ले आया था जमानों पहले, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मीत चुभे शूल से, दरअसल सच्ची घटना थी। अच्छा, और वो एक सच्ची घटना जो थी नीरज जी के परिवार से जुड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा लंबी है जी। लेकिन जब वो उसमें एक दुल्हन है वो नहीं रहती और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, कितनी बड़ी चीज है। बन गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार दे। क्या बात। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 1953 में एक चंद्रशेखर जी थे जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नई उम्र की नई फसल। एन दत्ता का संगीत था, मोहम्मद रफी ने गाना गाया था। तो जब ये गीत दरअसल उन्होंने कवि सम्मेलन में सुनाया सबसे पहले कानपुर में जी, और जब ये सुनाया और चंद्रशेखर ने सुना उसको तो उन्होंने अनुमति चाहिए कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, और नीरज जी ने फिर उसको सहमति दी। तो नई उम्र की नई फसल में और भी गीत, सारे गीत नीरज के थे जी। देखती ही रहो आज दर्पण, मुकेश का है, और भी कई गीत विशुद्ध हिंदी के गीत जी। तो वो जब लोकप्रिय हुए तो उस जमाने की बात 1954 तक
या बल्कि 56 तक पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक मंडली लेके शहरों में जाया करते थे, पृथ्वी थिएटर। जी जी जी। और जब नाटक हो जाता था तो पृथ्वीराज कपूर अपनी झोली फैला बाहर बैठ जाते थे या पब्लिक के बीच में जाते थे कि भाई अब जो भी चंदा आप देना चाहें दे दीजिए, तो पैसा उसमें डालते थे। तो पृथ्वीराज कपूर ने जब देखा, तब तक राज कपूर की फिल्में आ चुकी थी, जी जी, पृथ्वीराज कपूर भी फिल्मों में आ चुके थे जी। तो लोगों के उस थिएटर में आने का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र ये था कि पृथ्वीराज कपूर खुद आए हैं। और पृथ्वीराज कपूर और मध्य प्रदेश का संबंध आपको पता जी है। हाँ जी, बिल्कुल। पृथ्वीराज कपूर की सर्वाधिक पसंदीदा हीरोइन थी वनमाला, जो मध्य प्रदेश की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो वनमाला जी को भी मिला हूँ। तो पृथ्वीराज कपूर ने उनको प्रस्ताव किया कि फिल्मों में आइए। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिल्मों में नहीं आता हूँ। क्या बात करते हो, फिल्मों में तो सारे वो लोग जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। जी जी। और देखिए, देवानंद से दोस्ती हुई। तो देवानंद ने फिर इनसे प्रेम पुजारी के जब गाने लिखवाए, नहीं गए नीरज, मतलब पृथ्वीराज कपूर का ऑफर ठुकरा दिया। जी जी। देवानंद से दोस्ती थी, तो ये दोस्ती निभाने के लिए फिल्मों का गीत लिखा है इन्होंने फिल्मों में। जी जी। आप देखिए, माया नगरी कहते हैं हम मुंबई को, और माया नगरी में जाने के लिए हमारे दौर में तो कितने नौजवान घरों से भागते थे, लड़कियां भागती थी, फिल्मी हीरो बनना था वो भागते थे, और लोग तरसते थे। जगजीत सिंह एक्टर बनने गए थे या फिल्मी गायक बनने गए थे, वो गजल सिंगर बन गए। सुभाष घई एक्टर बनने गए थे, वो फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो जो संगीतकार रवि हैं, जिन्होंने हमको एक बहुत ही मशहूर गाने दिए, वो खुद भी सिंगर बनने गए, एक्टर बनने गए थे, और फिर म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। तो ये एक कहने का मतलब, ये तो क्या भाग्य की एक। हाँ, तो नीरज कहते हैं, नीरज ने मुझसे कहा कि राजेश बाबू, मैं पढ़ा लिखा था, पढ़ाता था, प्रोफेसर था कॉलेज में। मैं, देवानंद ने कहा, सो मैंने लिख दिया केवल 7 साल, 7 years, केवल 7 साल में फिल्मों में रहा हूं। आज दुनिया मुझे, मेरा अफसोस ये है, उन्हें इस बात का दुख था कि मैं जो हूं उसे दुनिया नहीं जानती। मुझे एक फिल्मी गीतकार के तौर पे या सिंपल एक रोमांटिक गीतों के राजकुमार की हैसियत से जानती है। तो ये तकलीफ उनको थी। और जब वो उन्होंने एक दिन तय कर लिया कि अब मैं इस बंबई में नहीं रहूंगा, तो राज कपूर ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। राज कपूर ने कहा कि नीरज जी मत जाइए। नीरज ने कहा कि जाऊंगा। कारण क्या था, उन्होंने वो दौर देखा था जब वो गीत लिखते थे और संगीतकार उनके गीतों पर धुन बनाते थे। उनको ये कहा जाने लगा कि साहब ये धुन है, इस पर गीत लिखो। उन्होंने कहा कभी नहीं। तो राज कपूर से उन्होंने कहा कि देखो राज कपूर, यहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री बिना पढ़े लिखे लोगों की है, जिन्हें अगर यहाँ काम नहीं मिलेगा तो भूखों मर जाएंगे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भूखों नहीं मरूंगा। और उन्होंने अपना बिस्तर बांधा और अलीगढ़ आ गए। कभी नहीं लौट के गए। उसका भी एक मेरे साथ भी बड़ा अच्छा एक शेयर किया बादल जी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, कि मैंने उनसे पूछा था आपने क्यों किया, आपने प्रेम पुजारी बोला, गैमलर था, गैमलर के गाने क्या कहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रेम पुजारी से शुरुआत, लेकिन तो कई गाने, लेकिन उनके प्रत्येक गाने में जो हिंदी का विवरण है या जो हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, बेस जो बनाया है, मार्वलस है। अब देखिए, एक शब्द है मदिर। आप नीरज के अलावा कहीं किसी ने मदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, पर देखा छाए आधी रात बैरन बन गई, ये दिया ऐसा गीत, आए है, आप दोबारा कोई किसी लिख नहीं सकता। शोखियों में भूला जाए फूलों का सब, क्या बात, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ। वो तो खैर एक फेमस गाना ही बन गया। मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा क्यों दिला भाई, ए भाई जरा देख के चलो। मैं उसी किस्से पे आ रहा हूँ राज। ये धुन तो नीरज ने खुद बनाई। नहीं, उनका दिला शायर, गम आज नगमा, क्या गाने हैं। फिर उनका जो मेरे से जो उन्होंने जिक्र किया था बादल जी, कि एसडी बर्मन के साथ उनका बहुत लगाव हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। और एसडी बर्मन की डेथ के बाद काफी देर वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि पराजित राजा, जिसने उस राजा ने जीता है, उसको उस राजा से पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्होंने कहा एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है वो वही व्यवहार किया जाए। तो देवानंद के मामले में और नीरज के मामले में समानता एक स्तर पर थी। क्यों? देवानंद जब से सुपरस्टार बने, कई पीढ़ियां आई और चली गई, देवानंद रहा। नीरज जहां थे, नीरज रहे, कई पीढ़ियां आई। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि इंदौर में
लगातार 75 साल तक 75 इयर्स वो बिला नागा कवि सम्मेलन में आते रहे। 75 साल, ये ऐसा रिकॉर्ड है। एक तो ये विदेशों में तो कवि सम्मेलन का कोई चलन नहीं है, लेकिन भारत में भी है, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखें तो 75 साल एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है और आसान नहीं है। और कितनी चीजें उनके साथ हम बताएं। नीरज इकलौता ऐसा एक कवि है जिसके नाम से भारत में हमने देखा कि कव्वालियां होती हैं तो रात शुरुआत होती थी, सुबह हो जाती थी। कवि सम्मेलन चलते थे, मुशायरे चलते थे तो रात से शुरू होते थे और सुबह हो जाती थी। लेकिन एक कवि को लेकर के सारी रात चले, ये नीरज अकेले थे। नीरज निशा हुआ करती थी। क्या नीरज निशाएं होती थी। नीरज आते थे 9 बजे, 9:30 बजे शुरू करते थे और सुबह तक। आप बताएं, मैं आपको बताऊं इनकी पॉपुलैरिटी क्या थी। और हर पीढ़ी में, लखनऊ में गर्ल्स हॉस्टल था एक, और लड़कियों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। लखनऊ जब भी जाते थे वो, तो जितने भी उनके कवि सम्मेलन जब हो जाते थे तो एक शाम गर्ल्स हॉस्टल के नाम। क्या बात। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित था लेकिन नीरज के लिए दरवाजे खुले रहते थे और जैसे ही नीरज की एंट्री हुई दरवाजे बंद हो जाते। क्या बात। फिर सारी लड़कियां और नीरज सारी रात। मतलब मैंने तो जो लोग उन लड़कियों में होती थी उनका भी इंटरव्यू किया। क्या बात। कि उन्होंने कहा कि हम लोग दीवाने थे, पागल थे। लड़कियां पागलों की तरह चिट्ठियां लिखा करती थी, दीवानी जो थी उनकी तो 2-1 उन चिट्ठियों पर किताबें आई। मैं तो वो दीवानगी की बात, थोड़ा मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बादल जी, वो दीवानगी तो उनकी 93 वर्ष तक रही साहब। उनकी दीवानगी तो बहुत थी। हम लोग जब मैं 2016 की बात बताई थी जैनुमा वाला आपको जब आए थे, बहुत फैन फॉलोइंग थी उनकी, बहुत फैन थी। जीवन की तीसरे चरण में उन्होंने एक बात मुझसे कही जी, जब वो थे चौथे चरण में थे जबकि, तब ये बात कही कि देखिए आजकल दुनिया में एक पर्सोना क्रिएट करना पड़ता है। तो अब मैंने तो नहीं किया। मेरे बारे में कहा जाता था कि मुझे हर शहर में कोई ना कोई एक महिला चाहिए। मेरे बारे में ये कहा जाता था कि बिना शराब के मैं मंच पर नहीं जाता। लेकिन वर्षों तक ऐसा हुआ कि मैं बिना कार्यक्रम के बाद पीने की बात अलग है। एक्चुअली नीरज जी पहले बोले उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन ये पर्सोना बना दिया गया। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं ये शौकीन तो थे, देखिए नहीं, देखिए शौकीन ना होते तो 2 विवाह क्यों करते। हाँ। उनके 2 विवाह हुए। नहीं, मदिरा का भी जैसे सेवन का रहा तो मदिरा का सेवन करके स्टेज पे जाते थे। कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन वर्षों मैंने क्या कहा, पर इट वाज नॉट कंपल्सरी। आपने सुना जी। मैंने कहा वो वर्षों तक, दशकों तक नहीं गए। हाँ, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। जी। कहीं किसी के सामने अगर एक चले गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमानेंट, बिल्कुल। और उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं तो उनको 40 साल से 45 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा भी है कि हम इतने बदनाम हुए। हम तो बदनाम हुए इतने इस जमाने में कि सदियां लग जाएंगी तुमको हमें बुलाने। मतलब ये तो खुद उन्होंने लिखा है। और ये उनको स्टेज पे मदिरा ने पूछा था तो उन्होंने बोला था हमको तो इतने बदनाम हो चुके हैं। लेकिन देखिए नीरज, हम लोग जो बात कर रहे थे थोड़ा सा भटक गए जी, कि नीरज 7 साल रहे। उनकी तकलीफ ये थी जी, कि मुझे फिल्मी गीतकार या कवि के रूप में जाना जाता है। बोले मैं तो फिलोसोफर हूँ। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताऊं मनोज जी, दर्शन शास्त्र का वैसा विद्वान अगर संसार में मैं भारत की बात नहीं करता जी, समूचे विश्व में आपको 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो नीरज का स्तर क्या पर जा सकते। नहीं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बहुत ऊंचा स्तर। और उस दर्शन को, जीवन के उस दर्शन को बहुत आसान शब्दों में, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है कि जो हम और आप कई बार उसकी भाषा समझ में नहीं आती जी, जो हमारी जो किताबी या पाठ्यक्रमों में जो भाषा है जी। लेकिन नीरज के पास आप बैठ जाइए, जिंदगी का दर्शन शास्त्र आपको बड़ी आसानी से समझा। सर वक्त ही नहीं पता चलता था, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पता ही नहीं। तो उनको अफसोस इस बात का था कि बोले कि ये लोग नहीं जानते कि मैं कौन। एक्चुअली वो पहलू उनका पब्लिक के सामने आ नहीं पाया, ला नहीं पाया। जैसे आप जैसे शौकीन आदमी, आप लोग इतने पढ़े लिखे, आपने उनके लिए फिल्म बनाई। उनके यहाँ ही रहता था जी। तो अब उस समय विस्की का शौक था, लेकिन हाल के 25-20 मतलब निधन से 10-15 साल पहले से वो बहुत थोड़ा रम लेते थे और कुछ नहीं। रम और रमी उनकी क्या मेरा तो तजुर्बा उनके साथ विस्की का रहा। मैंने बताया, मैं तो ब्रांड भी बताया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाद के 15 वर्षों में थोड़ी सी रम, क्योंकि बुढ़ापे में सर्दी ज्यादा लगती है। राइट। तो वो रम लेते थे थोड़ी सी,
और ताश खेलते हाँ, थे। रमी, आपने कहा ना रम और रमी। हाँ, रम और रमी का जो खेल था। अलीगढ़ में उनके तो 3-4 दोस्त थे, वो दोस्त आ जाते थे शाम को। मोहब्बत ही बहुत थे। मतलब हमको तो बिला वजह फोन, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं इंजीनियर आदमी, एक कमेंटेटर, एक ब्रॉडकास्टर, लखनऊ से फोन करना, और कुकरेजा जी कैसे हैं, याद आ रही थी आपकी यार, कैसे हैं, आइए कभी। जब उस वक्त जब वो चेयरमैन थे अपने यूपी फिल्म बोर्ड के, अखिलेश यादव के टाइम। एक किस्सा छोटा सा बिल्कुल उनके अंत का बादल जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2018 रायपुर फिल्म फेस्टिवल, मैं ही होस्ट था वहां पे, और 2 तारीख तक ये था कि नीरज जी नहीं आ रहे। मैंने राम सिंह को फोन किया, मैंने कहा राम सिंह, नीरज जी नहीं आएंगे, पैक्ड हाउस है, यहाँ गदर हो जाएगा। रायपुर में तो गोपाल दास नीरज जी को आए वो जमाने हो गए, उस टाइम पे रस्किन बॉन्ड भी आए हुए थे, आपने रस्किन बॉन्ड का नाम लिया था। 3 तारीख को नीरज जी ने कंफर्म किया, आन कभी मैं आ रहा हूं। मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया हूं बादल जी, मैं दिल से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं तो ये रुएं खड़ी हो जाती हैं। व्हील चेयर में 103 या 102 फीवर में उनको मैं होटल लेके आया, लिटरली। और मतलब वो बाथरूम के टॉयलेट में बैठे, मुझे बुला लिया, राम सिंह खड़े थे, उनका शो था, कांप रहे थे बिल्कुल। और 4 तारीख के बाद है जब उनका जन्मदिन था, मैंने जिक्र किया था, हमने स्टेज में उनका जन्मदिन मनाया, केक काटा। दैट वाज मेरे ख्याल से आखिरी उनका लाइव परफॉर्मेंस था, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी राजेश बादल जी की वो जो है जाके स्टेज पर परफॉर्म कर पाएंगे। हम लोग व्हील चेयर में लेके गए, और जब हम होटल से वेन्यू तक जा रहे थे, तो जैसे कहते ना कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसे लाइन से लोग रायपुर के खड़े हुए, लाइन, और सबकी जुबान पे नीरज। संसार में कोई ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता कि लगातार 75 साल तक वो शिखर पे पहुंचा और शिखर मेंटेन किया। और ये मैं बात बता रहा हूँ, कितने उसी वर्ष की बात बता रहा हूँ जिस वर्ष में उनका देहांत हुआ, 2018। मैं एक कार्यक्रम में था, उस समय वो व्हील चेयर पर आए दरवाजे, ये भी व्हील चेयर में थे, और दरवाजे पर आयोजक जो थे शहर के नगर सेठ थे, और टॉप क्लास IAS IPS लोग उसमें थे। तो कहा नीरज जी को हमने सपने में नहीं सोचा था कि हम व्हील चेयर पे देखेंगे, नीरज जी हम अपनी गोद में लेके जाएंगे। तो थे ये वो अरबपति लोग, उन्होंने व्हील चेयर से उठाया और अपने हाथों में क्या और स्टेज तक लेके सम्मान के साथ गए। तो शब्द का ये सम्मान, क्या नहीं। मैं एक और उनकी जो खासियत से एंड करना चाह रहा था, ये जो एपिसोड है 2018 का, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रायपुर का उनका आखिरी लाइव शो था, और लिटरली ये था कि उनको माइक हमने दे दिया था। लास्ट नहीं था, 2019 या 20 में, 2018 में तो डेथ ही हुई। सुना मैं बता रहा हूँ, 2018 के बाद हम 2019 में हमने 1 साल पूरा होने पर, उसके पहले उनकी रिकॉर्डिंग की डेट दिखाई थी, हमने प्रेस क्लब में आखिरी दिखवाया था। क्यों? अच्छा, प्रेस क्लब का मेंबर उनका बेटा था मृगांक। अच्छा, ओके। तो प्रेस क्लब में हमने आखिरी बार उनको बुलाया था। ओके। और उसके बाद फिर नहीं, ये तो उन्होंने परफॉर्म किया ना, तो हमने, हाँ, उसी के लिए। अच्छा, ओके, और काय के लिए बुलाया? अच्छा, ओके। हम लोग भाई प्रेस क्लब में शराब पीने के लिए तो नहीं बुलाया, नहीं, ठीक। अलीगढ़ से वो आए और उन्होंने हम सब लोगों को 2-3 घंटे तक जितना नहीं, पर वो चलो वन ऑफ द लास्ट शोज होगा, लास्ट आखिरी था। उसके कुछ दिन उसके, क्योंकि बहुत बीमार, उनके 4 बेटे हैं जी। तो मृगांक जो है वो पत्रकार है। अच्छा। तो मृगांक से मेरा संपर्क होता रहता है, बना रहता है जी। तो उसने बताया कि भैया वो बस प्रेस क्लब का जो हुआ वो लास्ट था, उसके बाद फिर नहीं हुए, लेकिन आखिरी सांस तक वो एकदम। अरे साहब, मैं वही बता रहा हूँ, कहाँ व्हील चेयर, कहाँ वो बोलते नहीं बन रहा, और कहाँ उन्होंने रायपुर की ऑडियंस में गाना गा दिया। भी चलता हूँ जरा। अब तो मतलब कोई ऐसा भी चलाया जाए, कोई हिंदू बन गया नहीं कहता, अब तो मतलब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और से सुनेगा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तुझसे भी खाया जाए। फरमाइश पे गाया, वो गाना गा दिया साहब उन्होंने। बता, जो आदमी मतलब एक आर्टिस्ट को ऑडियंस का प्यार देख के कितनी एनर्जी मिलती है साहब, कितनी एनर्जी मिलती है। तो वो मेरा उनके साथ जो आखिरी वो था नीरज जी के साथ वो था। देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि आप अभी से लेके और घंटों चर्चा करते रहेंगे, नीरज पे चर्चा समाप्त नहीं होगी। लेकिन कुछ जो चीजें हैं उनके, एक और मैं आपको बताऊं कि जो यूनिक है, जिसको शायद हमें याद करना चाहिए। जी जी। आजकल हिंदी साहित्य में और पोइट्री में दोहे
नहीं लिखता कोई। जी कुछ सोम ठाकुर ने लिखे हैं, अभी जो ताजा बता रहा हूँ, पुराने नहीं कह रहा हूँ जी। नीरज के दोहे ऐसे अद्भुत और बेजोड़ हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, और इतने आसान शब्दों में मैसेज देते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, उनका एक वो था कि अपनी आत्मा बेचकर अगर मिले सम्मान तो ऐसे सम्मान से बेहतर है अपमान। क्या बात, क्या बात। तो ये अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। जितना एक अगर आपके पास समय अब समापन क्या है, जी जी तो एक उदाहरण मैं और बताता हूँ। जी जरूर जरूर। उनकी एक रचना है मृत्यु गीत जी। और वो मृत्यु गीत इतना लंबा है कि कवि सम्मेलन में उसको सुनाने में उनको 1.25 घंटे लगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे। 1.25 घंटे, सोचिए। तो मैंने चूंकि मधुशाला भी बच्चन जी की पढ़ी है जी, और मैंने नीरज का मृत्यु गीत सुना भी है, पढ़ा भी जी। मैं जब दोनों को तुलना करना चाहता हूं तो पाता हूं कि नीरज का मृत्यु गीत मधुशाला से 20 है, 19 नहीं। अब हुआ क्या, दुनिया क्यों नहीं जानती उस मृत्यु गीत के बारे में? दुनिया इसलिए नहीं जानती कि जब ये उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल है 1960 तक, 60 या 65 के बीच तक ये मृत्यु गीत सुनाया करते थे स्टेज पे। 1.25 घंटे 1.5 घंटे वो ऐसा आपके जेहन पर हावी हो जाता था कि उत्तर रिकॉर्ड है, ये पुलिस रिकॉर्ड है कि अगले दिन 2 या 3 लोग सुसाइड कर लेते। अरे बाप रे, अरे बाप रे। एक आध कुछ लाइनें तो सुना दो साहब। जी, तो उसमें जो है जब ऐसे होता था तो वो कहते थे, पुलिस आई उनको जब अरे नीरज आ रहे हैं, एसपी आता था, थानेदार वानेदार नहीं आता था, एसपी या डीआईजी आता था। नीरज जी एक प्रार्थना है हमारी, ये वाला गीत मत सुनाना, मृत्यु गीत को छोड़ के सब कुछ सुना देना। अरे बाप रे। आप बताइए, ये एक ऐसा असर शब्दों का आपने कभी, शायद ही कोई हिंदी में, तो शायद ही कोई, तो ये एक आध लाइन पढ़ लीजिए पूरा तो है नहीं, वो तो 1.25 घंटे का है, एक आध कोई। लेकिन देखिए एक उसकी 4 लाइनें हैं कि जब लाश चिता पर मेरी रखी जाएगी, 2 अनजानी आंखें भी उस पर अश्रु बहाएंगी, पर 2 दिन के बाद ही यहाँ इस दुनिया में रे याद किसी को कभी ना मेरी आएगी। गीतों को मेरे सुन लेंगे कुछ अपने भी, फिर नई सुबह की तरुणाई छा जाएगी, कूकेगी कोयल फिर अम्बुआ की डाली पर, फिर खुशियों की बारातें निकलेंगी घर से, हाँ बैठ दुल्हन के जोड़े की उस लाली पर। सब आए हैं इस खातिर क्योंकि जाना है, उस पार गगन के ऊंचे अनुपम महलों में, मिट्टी की काया से क्षण भर का रिश्ता है, सब पत्तों से बिखरे हैं नहलों दहलों में। हम काश समर्पित कर पाएं अपना कण कण, रिश्तों की हर एक रस्म निभानी है हमको, जी लो जीवन को पूरी तरह आज ही तुम, बस ये छोटी सी बात बतानी है हमको, बस ये छोटी सी बात बतानी है हमको, बस ये छोटी सी बात। तो इस सच्चाई के साथ है, वैसे तो बहुत लंबा है वो, इतना देखो एक जमाने में था, मुझे काफी लंबा याद रहता था। तो लेकिन नीरज जी कैसा है जो हमारे बीच में हम जितनी पीढ़ियां आई हैं वो बराबर नीरज हमारे दिलों में धड़क रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धड़कते रहेंगे और वो धड़कना चाहिए, क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व बार बार ऐसे लोग मरते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा बादल जी ने बोला कि ऐसे लोग मरते नहीं है, और नीरज जी का तो यही है कि सदा सदा रहे। और मैं तो एक बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश बादल जी के लिए कि उन्होंने वक्त दिया, मुझे बहुत बिजी रहते हैं। इस तरीके से नीरज जी की जो एक आत्मा है, नीरज जी की जो कविताएं हैं, हम लोग चाहते हैं कि जीवित रहे, यंगर जनरेशन देखे और उस चीज का लुत्फ उठाए, उसको मजा करे।
राजेश बादल जी, मैं इसके साथ ही अपन समाप्ति करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत ही जज्बाती और बहुत ही जिसे कहते हैं पर्सनल एक तरीके से नीरज जी के बारे में बताया, और मुझे उम्मीद है दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई।